हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशु कौशिक, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से भौतिकी प्रवक्ता। और आज हमारा टॉपिक है कक्षा 12 का 3rd चैप्टर का, जिसका नाम है विद्युत धारा, और टॉपिक का नाम है विभव मापी तथा इसके उपयोग। तो आज हम विभव मापी के बारे में ही पढ़ेंगे, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम शुरुआत करेंगे विभव मापी से कि विभव मापी है क्या। विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं या किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को यथार्थपूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने का यह एक यथार्थ उपकरण है। अब विभव मापी होता क्या है, ये इस उपकरण में होता क्या है, उसे हम कुछ इस चित्र की सहायता से समझेंगे। विभव मापी में अधिक विशिष्ट प्रतिरोध और कम प्रतिरोध ताप गुणांक का एक समान व्यास का, और इस प्रकार का जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं या तो कांस्टेंटन या मैग्नीन वायर, उसका 4 से 12 मीटर लंबा तार एक मीटर के टुकड़ों के रूप में एक दूसरे के समांतर एक लकड़ी के तख्ते पर कसा रहता है। जैसे कि ये मैंने यहाँ 4 तारों को दिखाया है, एक ये इस तरीके से, एक और ये समांतर लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें तांबे की पत्तियों की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया होता है। देखो, ये तांबे की पत्तियों की सहायता से श्रेणी क्रम में इस तरीके से जोड़ा जाता है। इसका सिरा ए और सी दोनों संयोजी पेंचों से कसे रहते हैं। तो विभव मापी में एक अधिक विशिष्ट प्रतिरोध और कम प्रतिरोध ताप गुणांक का एक समान व्यास का तार प्रयुक्त किया जाता है, जो 4 से 12 मीटर तक लंबा होता है, और इसे एक मीटर के टुकड़ों के रूप में एक लकड़ी के तख्ते पर कसा गया होता है। और ये सभी टुकड़े एक दूसरे के समांतर कसे हुए होते हैं और तांबे की पत्तियों की सहायता से श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। इन तारों के समांतर एक मीटर पैमाना लगा होता है, जिसकी सहायता से हम शून्य विक्षेप स्थिति को पढ़ सकते हैं। तो ये तो इसकी रचना है। अब हम इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं इसके सिद्धांत को समझने के लिए एक चित्र खींच देता हूँ। ये एक तार AC जो मैंने यहाँ टुकड़ों के रूप में एक मीटर के टुकड़ों के रूप में दिखाया है, यहाँ मैंने केवल एक सीधे तार के रूप में ले लिया है। एक AC तार है, इसका ये सिरा A है और ये दूसरा सिरा C है। A को बैटरी से और फिर एक कुंजी के और एक धारा नियंत्रक से जोड़ते हैं, और धारा नियंत्रक बिंदु C से जुड़ा होता है। इस तरीके की कंस्ट्रक्शन होती है। इसे RH कहा। ये परिपथ विभव मापी का प्रारंभिक परिपथ कहलाता है। यदि सिरे एक मुख्य परिपथ या प्राथमिक परिपथ कहलाता है। यदि A सिरे को किसी सेल जिसका विद्युत वाहक बल E है, इससे जोड़ दें, एक सेल के धन सिरे से बिंदु A को जोड़ा गया है और ऋण सिरे को धारामापी G से जोड़ा गया है, और धारामापी का दूसरा सिरा सर्पी कुंजी से जोड़ा गया है, और उस सर्पी कुंजी के सिरे को तार AC पर खिसकाया जा रहा है। जब इस सर्पी कुंजी को तार AC पर संपर्क करके खिसकाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में कुछ विक्षेप प्राप्त होता है, और हम इस पर खिसकाकर एक ऐसा बिंदु P प्राप्त करते हैं जिसके लिए धारामापी में विक्षेप शून्य हो। धारामापी में विक्षेप शून्य हो। ये परिपथ विभव मापी के लिए द्वितीयक परिपथ कहलाता है। धारा नियंत्रक तार AC में बहने वाली धारा को नियंत्रित करता है। जब AC में धारा प्रवाहित होती है तो A से C की ओर विभव गिरता जाता है। तार की एकांक लंबाई में विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। यदि
AC की लंबाई L और बिंदु A और C के बीच विभवांतर V हो तो इस स्थिति में विभव प्रवणता K बराबर V अपॉन L होती है। तो विभव प्रवणता को हम स्मॉल k से प्रदर्शित करते हैं और विभव प्रवणता होती क्या है? तार की एकांक लंबाई में होने वाला विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। अब शून्य विक्षेप स्थिति में जो सेल का विद्युत वाहक बल होगा E, वो तार के सिरे A और बिंदु P के बीच विभवांतर के बराबर होगा, यानी कि E बराबर VAP। और यदि A से P तक की दूरी L है, स्मॉल l, तो इस स्थिति में E इजिकल्स टू VAP इजिकल्स टू KL लिखेंगे। तो जब बिंदु P वो बिंदु है जिस पर विक्षेप शून्य है, उस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल बिंदु A और P के बीच विभवांतर के बराबर होगा, और जिसे हम यदि इनके बीच की दूरी L है तो E इजिकल्स टू VAP इजिकल्स टू KL लिखेंगे। इसके बाद हम इसके उपयोग पढ़ेंगे कि हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं। इसका हम आज मुख्य रूप से दो उपयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये जाना कि विभवमापी क्या है। किसी भी सेल का एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, और ये किसी भी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने का एक यथार्थ उपकरण है। इसकी संरचना पढ़िए, होता कैसे है। इसमें एक समान व्यास का अधिक विशिष्ट प्रतिरोध कम प्रतिरोध ताप गुणांक का एक समान व्यास का तार प्रयोग करते हैं। इस तार का पदार्थ जैसे कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन प्रयोग किया जाता है, और इस तार को हम 4 से 12 मीटर की लंबाई तक लेते हैं, और इस तार को 1-1 मीटर के टुकड़ों में एक दूसरे के समांतर किसी लकड़ी के तख्ते पर कसा जाता है, और ये सभी टुकड़े एक दूसरे से तांबे की पत्तियों की सहायता से श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। इसके सिद्धांत को समझा। ये अगर AC तार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मैंने यहाँ दिखाया है, ये A और C, ये पूरा वायर ये A और C को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें सिरे A को बैटरी B से कुंजी K और धारा नियंत्रक से जोड़ा गया है, और धारा नियंत्रक बिंदु C से जुड़ा हुआ है। धारा नियंत्रक का काम AC में बहने वाली धारा को नियंत्रित करना है। ये इसका प्राथमिक या मुख्य परिपथ कहलाता है। सिरे A को किसी सेल E से जोड़ा के धन सिरे से जोड़ें, और सेल के ऋण सिरे को गैल्वेनोमीटर से जोड़कर एक सर्पी कुंजी की सहायता से AC पर कोई ऐसा बिंदु प्राप्त करें जिसके लिए धारामापी में विक्षेप शून्य हो। तो उस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल बिंदु A और P के बीच विभवांतर के बराबर होगा, और ये इसका द्वितीयक परिपथ कहलाता है। और इस स्थिति में E बराबर VAP इक्वल्स टू KL होगा, जहाँ K विभव प्रवणता को व्यक्त करता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, विभवमापी के उपयोग। विभवमापी का सबसे पहला उपयोग पढ़ेंगे हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। अब इसे हम इस चित्र की सहायता समझेंगे। सबसे पहले मैं इसका परिपथ खींच लेता हूँ। ये अभी ये तार का सिरा A और ये C है। A को पहले बैटरी से
फिर कुंजी K से, और ये धारा नियंत्रक से जोड़ा गया और ये C से कनेक्ट है। सिरे A को, ये तो उसका प्राथमिक परिपथ है, सिरे A से मैं द्वितीयक परिपथ खींचता हूँ। यहाँ पर 2 सेल लगाए गए हैं, इसका विद्युत वाहक बल E है, E1 है, और ये सेल, इसका विद्युत वाहक बल E2 है, ये कुंजी K1 है, ये कुंजी K2 है, ये यहाँ पर धारामापी लगाया गया है, इसके समांतर क्रम में एक शंट जोड़ा गया है ये, और ये एक सर्पी कुंजी से धारामापी का दूसरा सिरा सर्पी कुंजी से जोड़ा गया है। ये द्वितीयक परिपथ है। अब हम इसके सिद्धांत में पढ़ चुके हैं। सबसे पहली कंडीशन में हम क्या करते हैं कि K2 को खुला रखते हैं और K1 को बंद कर देते हैं, और K1 को बंद करके पहले सेल E1 को द्वितीयक परिपथ में डालते हैं और सर्पी कुंजी की सहायता से शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करते हैं। तो शून्य विक्षेप स्थिति के लिए जो हमने सिद्धांत प्राप्त किया था E बराबर KL, वही लागू करेंगे। पहले सेल के लिए E1 यदि विभव प्रवणता K है और शून्य विक्षेप स्थिति बिंदु A से L1 दूरी पर प्राप्त हो रही है, तो E1 बराबर KL1 होगा। अब दूसरी स्थिति में हम K1 को खुला रखते हैं और K2 को बंद करते हैं। जब हम K2 को बंद करेंगे तो उस स्थिति में जो E2 सेल है वो द्वितीयक परिपथ में होगा। इस स्थिति में E2 बराबर K, यदि शून्य विक्षेप स्थिति E2 को द्वितीयक परिपथ में डालने पर L2 दूरी पर प्राप्त हो रही है तार पर, तो E2 = KL2। अब E1 अपॉन E2 दोनों को भाग करेंगे तो L1 अपॉन L2 ये संबंध प्राप्त होता है। यदि इनमें से कि कोई एक प्रमाणिक सेल हो जिसका विद्युत वाहक बल हमें पता है, तो हम दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि L1 और L2 तो पैमाने की सहायता से पढ़ी जा सकती हैं, और एक सेल जो प्रमाणिक प्रयोग किया गया है उसका विद्युत वाहक बल ज्ञात होगा, तो हम दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला उपयोग ये है। इसके बाद हम दूसरा उपयोग पढ़ेंगे, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम एक नया परिपथ खींचेंगे। ये तो हमारा विभवमापी है जिसमें कसे तार का सिरा A ये है और C ये है। अब जैसे कि आपने इससे पहले बनाया प्राथमिक परिपथ बनाएंगे इसका, ये बैटरी जुड़ी है यहाँ और ये हमारी कुंजी है K, और ये धारा नियंत्रक RH से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, RH है। ये C से जोड़ा गया। अब द्वितीयक परिपथ में हम क्या लगा रहे हैं? अब की बार एक सेल लिया है हमने, इसका विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। एक यहाँ प्रतिरोध बॉक्स लगाया गया है, ये प्रतिरोध बॉक्स लिया है, प्रतिरोध
बॉक्स। और ये कुंजी K1 है। यहाँ फिर एक धारामापी लगाया गया है, इसके समांतर क्रम में एक शंट जोड़ा गया है। यहाँ ये सर्पी कुंजी से कनेक्ट है और सर्पी कुंजी को इन तारों पर खिसकाया जा रहा है। अब इसमें सबसे पहली स्थिति में K1 को खुला रखते हैं और ये जो सेल है E, ये द्वितीयक परिपथ में डालते हैं और शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करते हैं। इस स्थिति में जो E होगा वो होगा KL1। यदि ये L1 वो डिस्टेंस है जो A से जितनी दूरी पर हमें शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो रही है, उस तार की लंबाई है, तो E = KL1, यानी कि सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो E = KL1 होगा। अब दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, K1 को बंद करते हैं और इसमें से कोई प्रतिरोध R निकाल लेते हैं। इस स्थिति में जो टर्मिनल वोल्टेज होगी सेल की वो होगी V बराबर, अब विद्युत वाहक बल वाली स्थिति नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पर एक प्रतिरोध R निकाला है और K1 को बंद किया है। इस स्थिति में जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो लिखी जाएगी V = KL2। L2 वो दूरी है जो A से जितनी दूरी पर हमें शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो रही है, यानी कि मुझे जब हम K1 को खुला रखते हैं उस स्थिति में भी शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करनी है, और जब हम K1 को बंद करके प्रतिरोध निकाल लेते हैं एक, तो उस स्थिति में भी शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त करनी होगी। तो पहली स्थिति में तो E = KL1 होगा, जहाँ L1 तार की शून्य विक्षेप वाली स्थिति है, तार की वो लंबाई है, इस पर शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो रही है, और L2 जब K1 को बंद कर दिया उसके बाद शून्य विक्षेप स्थिति के लिए V = KL2 होगा। यानी कि शून्य विक्षेप स्थिति में जो विद्युत वाहक बल E बराबर KL1 है पहली स्थिति में, और दूसरे में टर्मिनल वोल्टेज V निकाल ली जाएगी, तो V = KL2। अब इन्हें दोनों को भाग करेंगे तो E/V बराबर L1/L2। अब चूंकि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है स्मॉल r = कैपिटल R, ये प्रतिरोध है, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है, और E/V - 1। यदि इसे समीकरण 1 मानूं तो समीकरण 1 से स्मॉल r = कैपिटल R इंटू E/V की ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे L1/L2 - 1। यदि हम शून्य विक्षेप स्थितियों के लिए L1 और L2 ज्ञात कर लें और R जो प्रतिरोध निकाला गया है प्रतिरोध बॉक्स में से उसका मान हमें पता होगा, तो हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो एक दूसरा उपयोग ये है। तो हमने विभवमापी क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका सिद्धांत क्या है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, ये पढ़ा। पहली स्थिति में हमने किन्हीं दो सेलों के बीच तुलना करना, अगर एक ज्ञात है तो दूसरे का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, और दूसरी स्थिति में किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के बारे में पढ़ा। ये दो उपयोग पढ़े हमने।